सभी मित्रों का स्वागत है। जय हिंद बेटा। जल्दी से कनेक्ट होइए सभी लोग। लाइव क्लास बेटा शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि ऑफलाइन की जो कक्षा है वही हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो क्योंकि समय की कमी है बेटा, अलग से हम लाइव नहीं हो सकते, इसलिए हम ऑफलाइन की क्लास को भी ऑनलाइन कर रहे हैं और ये क्लास निरंतर होगी। और जिन मित्रों को सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना है वो आए, और स्वागत है आपका, बिल्कुल पढ़ेंगे। कल जहां हम लोगों ने बेटा समाप्त किया था, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स क्या है, पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। ठीक है बेटा। तो उसी संदर्भ में बेटा थोड़ा सा और पढ़ना है। जो बिग बैंग थ्योरी दी गई, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया, कई लोगों का योगदान था, गैलीलियो का भी योगदान था, टॉपलर का भी योगदान था, बहुत ढेर सारे लोगों का योगदान था। सारे लोगों ने बताया कि बिग बैंग कैसे हुआ। लेकिन ये तो थोड़ा क्लियर हो रहा था बेटा कि बिग बैंग कैसे हुआ, लेकिन बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ आगे विद्वानों ने अपनी राय प्रदर्शित की, बताया। तो उस विषय पे थोड़ा बात करेंगे। एक रशियन खगोलविद थे जॉर्ज गैमो, संभवतः 1940 के आसपास उन्होंने बिग बैंग को जस्टिफाई किया और तथा उसकी व्याख्या किया। उन्होंने डिटेल में बताने का प्रयास किया कि आखिरकार ये बिग बैंग के बाद हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि जब बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्रिएट हुई, बाहर की ओर निकली। कल बड़े विस्तार से आपसे बात हुई थी। इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो उपलब्ध भी होगा, जिन मित्रों का मिस हुआ होगा जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें जो बताया बेटा कि बिग बैंग के बाद मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज निकली और इनका मूवमेंट बड़ा विचित्र था। मूवमेंट ऐसा था कि ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थी और दूर जाने की गति इनकी बढ़ती जा रही थी। तो एक बात मुझे बताइए, एक स्वाभाविक है कि एक दूसरे से दूर जाने की गति तभी हो सकती है जब सारे लोग किसी एक सेंट्रल पॉइंट से चले हों। क्लियर है? तो एक बिंदु से जब चलेंगे तभी आप चारों तरफ जा सकते हैं और एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो इतना तो अनुमान लग ही गया कि ब्रह्मांड कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट पे था, जिसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या सिंगुलरिटी कहा। क्लियर है बेटा? बिग बैंग हो गया, गैलेक्सीज क्रिएट हो गई, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही थी। बड़ी मजेदार बात थी, इनके दूर जाने की गति क्रमशः बढ़ती चली जा रही थी। यानी दूर तो जा ही रही थी, लेकिन इनके दूर जाने की गति बढ़ती चली जा रही थी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कभी साइंस वगैरह में। तो डॉपलर इफेक्ट, जिसमें बताया गया कि रेड शिफ्ट का मतलब है कि वस्तु दूर जा रही है, ब्लू शिफ्ट का मतलब है वस्तु करीब आ रही है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बहरहाल, तो थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज गैमो ने क्या कहा? उन्होंने दो बातें बताया। पहला, उन्होंने कहा कि बृहद स्तर पर विशरण हो रहा है। अभी मैं इसका अर्थ बताता हूं। और उन्होंने बताया कि सीमित स्तर पर संकुचन हो रहा है। इसका मतलब क्या था, थोड़ा उसको समझिए, फिर तो हम डिटेल में जाएंगे, आपसे बात करेंगे। बृहद स्तर पे विश्वण का अभिप्राय उनका यह था कि सारी आकाशगंगाएं बिग बैंग के बाद एक दूसरे से दूर जा रही, और सीमित स्तर पे संकुचन का उनका अभिप्राय यह था कि दूर जाती हुई आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण हो रहा है, और तारे जो क्रिएट हो रहे हैं वो आपस में कुछ संकुचन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो दो बातें एक साथ हो गई। बड़े स्तर पे ये हो रहा है कि सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जाती हुई आकाशगंगाओं के अंदर सीमित स्तर पे संकुचन हो रहा है, अर्थात उनके मध्य संकुचन के परिणाम स्वरूप तारों का निर्माण हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये तारों का निर्माण जो हो रहा है बेटा, इसको तो अभी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से देखेंगे।
लेकिन जॉर्ज गैमो ने जो बात बताई, उससे आज का जो यूनिवर्स है, उसका मूवमेंट है, वो सब जस्टिफाई हो जाता है। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, थोड़ा सा अगर स्तर पे आए, बिग बैंग जब हुआ सॉरी, तो उस पे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी। अब ये गैलेक्सीज क्या होती है बेटा? और मुझे लगता है कि अगर आप याद करें, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की परीक्षा वगैरह देते हैं, आपसे पूछा गया कि यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। अब ऐसी चीजें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं बेटा, उसके लिए मोटी मोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बड़ा माइक्रो लेवल पे स्टडी की आवश्यकता नहीं होती। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, सारी की सारी आकाश गंगाएं बेटा हाइड्रोजन गैस से बनी हुई। तो मुझे लगता है इसमें एक मिनट भी सोचने की विषय वस्तु नहीं है, एक सेकंड आप नहीं सोचेंगे जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो डेफिनेटली ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तो हाइड्रोजन ही गैस होगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी का निर्माण हाइड्रोजन गैस से हुआ है। तो डेफिनेटली ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। यानी ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं वो वास्तव में क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस के विशाल पुंज हैं और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बेटा? अब ये देखा जाता है कि उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस के विशाल पुंज हैं, उनके अंदर तारों का निर्माण हो रहा है, और तारों का कंपोजिशन भी आपने पढ़ा होगा कि लगभग 70% एक एवरेज स्टार में हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो कुल मिला के सारा जो सेंटर पॉइंट है बेटा यूनिवर्स का, वो है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा समझते हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, कहा जाता है कि 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं। अच्छा, क्लियर है बेटा? नहीं, सामने हमारे मित्र भी बैठे हैं तो कुछ उनकी भी बात सुननी है। बहरहाल, तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस से बनी हुई हैं। अब ये कि उनके अंदर हो क्या रहा है? तारों का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार की एक गैलेक्सी हमारी भी है जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी हमारी पृथ्वी है, हमारा सोलर सिस्टम है। इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा मिल्की वे, मंदाकिनी। एक आध बार इसके स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया कि जो हमारी गैलेक्सीज है, मंदाकिनी है, यानी जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे या मंदाकिनी भी कहते हैं, कभी कभी आकाशगंगा भी लिखा मिल जाता है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस की बनी होगी। इसी में हमारा सोलर सिस्टम है, इसी में हमारा सूर्य है। इसकी आकृति जो है, अच्छा, गैलेक्सीज जो होती है बेटा डिफरेंट शेप की होती हैं, उनकी आकृतियां तरह तरह की होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैलेक्सीज देखी गई वो स्पाइरल होती हैं। स्पाइरल इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का अभिप्राय है कि जैसे सांप एक कुंडली बना के बैठे, लाइक दिस, है ना बेटा? तो हमारी आकाशगंगा कैसी है बेटा? सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। एक औसत आकार की आकाशगंगा, ऐसे बड़ी बड़ी आकाशगंगा है। आज के डेट में आकाशगंगाओं का अधिकांश हिस्सा तारों में परिवर्तित हो चुका है। तो एक बात कहीं ना कहीं दिमाग में आनी चाहिए कि क्या हाइड्रोजन गैस से तारों का कोई लेना देना है, कोई रिश्ता है? तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि गैलेक्सी में सिर्फ हाइड्रोजन गैस थी तो वहां पे स्टार्स कहां से आ गए? दूसरी बात, स्टार्स के बारे में अगर कुछ गलतफहमी है बेटा तो उसको ठीक करिए। ये जितने भी तारे हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हर तारे सिर्फ और सिर्फ गैस के एक पुंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक जादू भरी चीज है कि गैस का एक क्लाउड जो पैक्ड है और उसके अंदर कुछ घटना हो रही है जिससे उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है। तो सारा मामला गैस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है बेटा। क्लियर है? एक टर्म और आता है, बच्चे उस पर बड़ा घबराते हैं, वो कहते हैं निहारिका सर क्या होता है, जिसको बोलते हैं नेबुला। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? निहारिका। ये निहारिका क्या होती है? तो निहारिका के बारे में भी बड़ा मिसकंफ्यूजन था, मिसकंसेप्शन था। धीरे धीरे उसको हम लोगों ने ठीक किया। शुरू में समझा गया कि निहारिका पृथक कोई संरचना है जो गैलेक्सी से छोटे आकार की कोई चीज है। बाद में हमें यह मालूम चल गया
जो नेबुला है, निहारिका है, वो अलग से कोई चीज नहीं है। आकाशगंगाओं के मध्य, आकाशगंगाओं के बीच जो हाइड्रोजन गैस के डेंस क्लस्टर हैं, घने बादल हैं। पूरी आकाशगंगा में हाइड्रोजन गैस है, तो सारी हाइड्रोजन गैस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, माने एक बराबर वितरित नहीं, कहीं कहीं उसके घने बादल या घने गुच्छे दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग आज की डेट में निहारिका कह देते हैं। अब ये निहारिका क्या है बेटा, थोड़ा सा जाने। वास्तव में जो तारों का निर्माण होता है, हम कह तो देते हैं कि तारों का निर्माण आकाशगंगाओं में होता है, गैलेक्सीज में होता है, लेकिन एक्चुअल जो तारों का निर्माण होता है वो आकाशगंगाओं के मध्य इन्हीं गैलेक्सीज में होता है। ठीक है बेटा, यानी सॉरी, आकाशगंगाओं के मध्य अलग अलग, जैसे ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस का वितरण बड़ा सिमेट्रिक नहीं है, कहीं कहीं डेंस क्लाउड होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेंस क्लाउड है, यहाँ पे कुछ डेंस क्लाउड है, यहाँ पे कुछ डेंस क्लाउड है, ऐसे हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, निहारिका, नेबुला। और वास्तव में जब हम ये कहते हैं कि तारों का निर्माण आकाशगंगा में होता है, तो वास्तव में तारों का निर्माण इन्हीं आकाशगंगाओं के अंदर निहारिकाओं में होता है। इसलिए निहारिका के बारे में कहा जाता है कि दे आर मदर ऑफ स्टार, वो तारों की माँ है। हमारी जो गैलेक्सी है इसमें एक निहारिका है, कभी आपने पढ़ा होगा, आपकी नजर में आया होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओरियन। तो एक तथ्यात्मक है चीजें जो आपको जानना चाहिए कि ओरियन जो निहारिका है वो कहाँ है बेटा, वो हमारी आकाशगंगा में है। ऐसे कई आकाशगंगाएं हैं, कई निहारिकाएं होंगी, लेकिन हमारी आकाशगंगा में एक निहारिका भी हाल में पहचान ली गई, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया बेटा, ओरियन। और कहा जाता है कि इसमें इतनी हाइड्रोजन गैस है कि हमारे सूर्य जैसे 1,00,000 तारों का निर्माण कर सकती है। तो दिमाग में रखिए बेटा कि जो निहारिका है वो क्या है, आकाशगंगा के अंदर हाइड्रोजन गैस के घने बादल, जिसमें वास्तव में तारों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, तारों पे बात करते हैं, स्टार्स पे बात करते हैं। तारों को समझने के पहले थोड़ा सा फिजिक्स का एक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तो उसको जरा समझते हैं। जैसे ऊर्जा, तारे को क्या कहते हैं कि ऐसा टेरेस्ट्रियल बॉडी, एक आकाशीय पिंड जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो। तो किसी तारे के अंदर जो लाइट आती है, जो प्रकाश आता है, आखिरकार वो कहां से आ जाता है? जबकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि यूनिवर्स बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, और इस पे आपको विचार करना होगा कि यहाँ अरबों खरबों तारे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जो रात दिन अपनी ऊर्जा इसी ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। अरे भाई, सूर्य से जो एनर्जी निकल रही है बेटा, वो खाली पृथ्वी पर ही थोड़ी आ रही है, वो चारों तरफ फैल रही है। और ऐसे तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो अपनी एनर्जी निरंतर इसी यूनिवर्स में दे रहे हैं, और यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। पढ़ते हैं हम लोग कि जो पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। तो ये पहेली क्या है बेटा कि एक कमरे में अरबों हीटर लगे हुए हों और कमरे का तापमान ना बढ़े। पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ सन हैं, तारे हैं, स्टार्स हैं, जो अपनी निरंतर ऊर्जा इसी यूनिवर्स में दे रहे हैं, और 15 अरब वर्षों से घटना हो रही है। तो आखिरकार इस यूनिवर्स का टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, और इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यूनिवर्स बहुत शीतल है। तो क्या अनुमान आप लगा सकते हैं? एक सिंपल सा उदाहरण है, एक बाल्टी में, एक टब में आप पानी भरो, तो डेफिनेटली धीरे 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 उसमें पानी भरना चाहिए। और अजीब एक जादू भरी बाल्टी है कि हम उसमें पानी भरते जा रहे हैं और बाल्टी भरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये कैसे हो सकता है? या तो उस बाल्टी में कोई लीकेज है, या उस बाल्टी का आकार उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से उसमें से पानी भर रहा है। तो तीसरी कोई चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही है, हो सकता है आपको समझ में आए।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि यूनिवर्स में इतनी एनर्जी जो भरी जा रही है, पंप की जा रही है, उसके बाद भी यूनिवर्स क्यों ठंडा है, क्यों शीतल है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। कल ही हम लोगों ने बात किया कि हमारा यूनिवर्स का निरंतर विस्तार हो रहा है, इसका डायमेंशन निरंतर फैल रहा है। जितनी ऊर्जा इसमें जा रही है उससे ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। तो ऊर्जा इसके अंदर भर ही नहीं पा रही है, और दिस इज गोइंग ऑन प्रोसेस, ये चल रहा है बेटा। क्लियर हुआ? अब थोड़ा ये देखते हैं बेटा कि एनर्जी के क्या स्रोत हैं, क्योंकि बिना इसको जाने बेटा तारे को बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा आपको। और मैंने आपसे वायदा किया था बेटा कि पढ़ाते समय मैं बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ाऊंगा। पूरे जीवन में आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझसे कोई सरोकार नहीं। हम आपको समझाएंगे ज्योग्राफी, बस आप धैर्य से बने रहिए और पढ़ने की हिम्मत जुटाइए। सारी क्लासेस मैंने शुल्क दे रहा हूं बेटा, इसका लाभ उठाइए। और इसका अभिप्राय यह नहीं कि मैं काफी फ्री हूं, बड़ी व्यस्तताएं हैं, उन व्यस्तताओं में से आपके लिए समय मैं निकाल रहा हूं। भाई शिक्षा के क्षेत्र में मैं 20 वर्षों से हूं, सिविल सर्विसेज की क्लासेस में अटेंड कर रहा हूं, न जाने कितने बच्चे सफल हुए, और इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया बेटा। मेरी जिंदगी बड़ी फर्स्ट क्लास है। तो अब उपकार की बेला है, अब मैं आपको कुछ दूं। आपने बहुत कुछ दिया, तो अब मेरी बारी है कि मैं आपको कुछ देने की कोशिश करूं। पूरे मेरी जिंदगी भर का अनुभव, कंपटीशन का पूरा ज्ञान, जो कुछ मैंने किया सब आपको देने की कोशिश करूंगा। बस धैर्य से आप इसको ग्रहण करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं बेटा, जो एनर्जी है इसको प्राप्त करने के हमारे पास बहुत ढेर सारे साधन है। आज की डेट में अगर धरती पे आप देखें तो भाई ऊर्जा के लिए हम लोग ढेर सारे मीन्स डेवलप किए हैं। डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, फलाना है, धमाका है, इलेक्ट्रिसिटी है, ढेर सारे मॉड हैं हम लोगों के ऊर्जा को प्राप्त करने के। लेकिन एक बड़ी इफिशियंट एनर्जी है बेटा, एक बहुत ही शानदार ऊर्जा है जिसको अभी हम लोगों ने 20वीं सदी में ही पता लगाया, और उस ऊर्जा का नाम है एटॉमिक एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि आप इससे अपरिचित हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? परमाणु ऊर्जा। क्योंकि बिना परमाणु ऊर्जा के सीक्वेंस को समझे हम लोग तारे का निर्माण तो कम से कम नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल तय जाने। अब जबरदस्ती हम आपको बताएं तो अलग बात है। तो थोड़ा इसको फोकस करिए बेटा, फिर हम आज बताते हैं। और आज आपको हम बताते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का पूरा जीवन चक्र कैसे होता है, और बड़ी मजेदार बात है कि तारों की मृत्यु भी होती है। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखिए, यूनिवर्स का एक शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कोई भौतिक चीज हो चाहे अभौतिक हो, यानी लिविंग हो या फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई हो, जो जो क्रिएट हुए हैं सबको एक दिन नष्ट होना है। ये अलग बात है बेटा कि सबकी उम्र थोड़ी जुदा जुदा है। हिमालय पैदा हुआ सागर की गहराइयों से, आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, 7 करोड़ साल लगे, लेकिन डेफिनेटली एक दिन हिमालय भी समाप्त होगा। एक चींटी पैदा होती वो भी जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, इस पूरे यूनिवर्स में जो जो चीजें क्रिएट हुई हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो नॉन फिजिकल हो, हर वस्तु को नष्ट कर होना है, और सबकी उम्र थोड़ी अलग अलग है। कुछ बच्चे बड़ी सिहरन में होते हैं कि सर ये धरती भी नष्ट हो जाएगी क्या? हाँ हाँ, डेफिनेटली आपकी पृथ्वी नष्ट होगी, आपका सोलर सिस्टम नष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात तो कल ही आपने पढ़ा, जिसमें एलन सैंडोज ने बताया था, दिस इज ऑसिलेशन थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो पूरा यूनिवर्स ही पल्सेट करता है। तो जब पूरा यूनिवर्स ही खत्म होगा भैया, तो आपकी धरती अलग कर दी जाएगी। क्योंकि आप लोग रहते हो, इसे धरती का है नष्ट हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा। लेकिन देखो सबकी उम्र थोड़ी अलग अलग है, और कोई किसी की उम्र से अपनी तुलना नहीं करे। हम मनुष्यों की अपनी उम्र है, पर्वतों की अपनी उम्र है, यूनिवर्स की अपनी उम्र है, सबकी उम्र थोड़ी अलग अलग है। लेकिन यहाँ सबको नष्ट होना है बेटा, तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास करिए। एटॉमिक एनर्जी क्या है बेटा, थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि हम मनुष्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20वीं सदी में हम लोगों ने इस पे काम किया और इसके बारे में हमें जानकारी हुई। और आपने पढ़ा है कि जो एटॉमिक एनर्जी है
वो दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जिसका नॉलेज हम मनुष्यों को है। एक हम लोग कहते हैं क्या बेटा, फ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन। और एक वो कहते हैं फिशन। जो हिंदी माध्यम के हमारे मित्र हैं उनके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संलयन। नाम सुना होगा, क्या कहते हैं बेटा, संलयन कहते हैं, और इसको विखंडन कहते हैं। आप थोड़ा इसको समझ लें बेटा, फिर हम तारों को समझा पाएंगे। फ्यूजन, फ्यूज होना, संलयित होना, यानी जब हम कुछ एटम्स को फ्यूज करते हैं आपस में तो भी एनर्जी निकलती है। इसके लिए हल्के नाभिक का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए संलयन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। विखंडन माने तोड़ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एटम को तोड़ते हैं। इसके लिए आपने पढ़ाई होगा कि अमूमन इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यूरेनियम का 235। क्लियर है बेटा। तो एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जोड़ने से ऊर्जा निकल जाती है, तोड़ने से कैसे ऊर्जा निकल जाती है। तो गणित में आपने पढ़ा है ना बेटा, 2 + 2 = 4, लेकिन यहाँ फिजिक्स में 2 + 2 = 3 हो जाता है। इसका तो खेल यही है बेटा कि 2 + 2 = 3। गणित के हिसाब से गलत होगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये क्या है, जरा इसको समझिए। जब दो हल्के नाभिकों को जोड़ा जाता है तो एक भारी नाभिक जो तैयार होता है, उसका मास माने उसका द्रव्यमान दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। यानी 2 ग्राम और 2 ग्राम की चीज को आपस में जोड़ दें तो 4 ग्राम होना चाहिए ना टोटल मास। लेकिन मालूम चला कि जब हल्के नाभिकों को हम जोड़ते हैं तो जो नया एलिमेंट्स क्रिएट होता है उसका द्रव्यमान उन दोनों के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। इसको कहा जाता है रिडक्शन ऑफ मास, द्रव्यमान क्षति। और इसके बारे में आइंस्टाइन ने बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला दिया कि E = mc²। मुझे लगता है सबकी नजर से गुजरा होगा। where m is mass, c is speed of light, E = energy। जो द्रव्यमान की क्षति होती है हुई है ना, 2 + 2 = 4, एक कहाँ गया तो रिडक्शन ऑफ मास हुआ। द्रव्यमान की वह जो क्षति हुई है वो आइंस्टाइन के इस फार्मूले से ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब उधर देखिए, जब हम भारी नाभिक को तोड़ते हैं तो 2 छोटे छोटे नाभिक क्रिएट होते हैं। तो जो 2 छोटे नाभिक क्रिएट होते हैं उन दोनों का द्रव्यमान भारी नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए ना। ये मेरी मार्कर है, इसका जितना भी द्रव्यमान है, अगर मैं इसका कैप अलग कर दूं तो दोनों का द्रव्यमान इसके टोटल द्रव्यमान के बराबर ही तो होना चाहिए। लेकिन मालूम चला कि जब किसी भारी नाभिक को तोड़ते हैं और अलग अलग जब इसके पोर्शन क्रिएट होते हैं तो उन पोर्शन के द्रव्यमान का योग टोटल के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। तो यहां भी द्रव्यमान की क्षति होती है। एक बात ध्यान रखना, तोड़ के भी द्रव्यमान की क्षति होती है। यानी एक नाभिक को तोड़ा और 2 छोटे टुकड़े बने, उनका द्रव्यमान इस द्रव्यमान से कम आएगा। जोड़े, जिन 2 को जोड़ा उनके द्रव्यमान का योग टोटल के द्रव्यमान के योग से कम आएगा। जो मास ऑफ रिडक्शन हो रहा है, द्रव्यमान की जो क्षति दोनों में, इसमें तोड़ के क्षति हो रही है, इसमें जोड़ के क्षति हो रही है। लेकिन द्रव्यमान की क्षति हो रही है, रिडक्शन ऑफ मास हो रहा है, और रिडक्शन ऑफ मास अगर होगा तो ऊर्जा क्रिएट होगी। तो ये तो क्रिएट हो गया था बेटा कि ऊर्जा कैसे आएगी, एटॉमिक एनर्जी से। अब थोड़ा देख लें बेटा, संलयन जो किया जा सकता है, जो स्किल हम लोगों की है, वो 2 प्रकार की स्किल हो सकती है। एक कंट्रोल्ड कंडीशन में और एक अनकंट्रोल्ड कंडीशन में। यानी नियंत्रित दशाओं में संलयन कर लें या अनियंत्रित दशाओं में संलयन कर लें। और मुझे लगता है कि यहां भी तो एक क्या है बेटा, नियंत्रित, और एक क्या है, अनियंत्रित। और यहां भी क्या है बेटा, नियंत्रित, और यहां भी क्या है, अनियंत्रित। बच्चे नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है सर जो आप लिख रहे हैं। नियंत्रित मतलब कंट्रोल कंडीशन में,
यानी ऐसा नाभ की संलयन हो जिसपे हमारा नियंत्रण हो, हम कंट्रोल रखें, जब चाहें जितना चाहें उतना हो, जब चाहें रोक दे बंद कर दे, तो क्या होगा? नियंत्रण। और एक ऐसा नाभ की संलयन कि शुरू तो आप कर दें लेकिन उसके बाद आपका कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा उस पर, फिर वो अपने हिसाब से वो रिएक्शंस गोइंग ऑन होगा। वही हाल इधर भी है। अब जरा ध्यान से देखो, विखंडन में हमको दोनों तकनीक आती है। क्लियर है बेटा? यानी हम नियंत्रित दशाओं में भी नाभ की विखंडन करते हैं और हम अनियंत्रित दशाओं में भी नाभ की विखंडन करते हैं। दोनों के बड़े सुंदर उदाहरण हैं जब हम एटॉमिक रिएक्टर बनाते हैं। मुझे लगता है आपने नाम सुना होगा। जब हम एटॉमिक रिएक्टर बनाते हैं तो हम नियंत्रित दशाओं में ही नाभ की विखंडन करते हैं। यानी रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी होता है, फिशन, उस पर हमारा नियंत्रण रहता है। हम जब चाहते हैं एक्सलरेट करते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं, जब चाहते हैं कांस्टेंट रखते हैं। कभी आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टर का क्रिटिकल होना, तो क्रिटिकल माने उसकी जो स्पीड है उसको हम लोग रेगुलेट कर लेते हैं। अनियंत्रित, मुझे लगता है आजकल पूरी दुनिया का तो समीकरण इसी पे टिका हुआ है भाई, और इससे हम लोग बनाते हैं क्या बेटा? परमाणु बम। तो परमाणु बम क्या है? नाभिकीय विखंडन ही है, लेकिन वो अनियंत्रित दशा में। इस पे दोनों पे हम लोगों का कमांड है मनुष्यों का। इधर आइए, संलयन। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि नियंत्रित दशाओं में जब नाभिकीय विखंडन करते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग सदुपयोग करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं, हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सेफ एनर्जी नहीं है, ये सुरक्षित ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने रिएक्टर्स बनाए जाते हैं सब आइसोलेटेड इलाके में बनाए जाते हैं, और लाख सावधानी के बाद भी कभी न कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और इतिहास में जाके देखें तो इसके ढेर सारे साक्ष्य हैं। चेरनोबिल की घटना जो रशिया की है, उसे कोई कैसे भूल सकता है? ये सेफ एनर्जी नहीं है बेटा। इस एनर्जी का प्रयोग तभी हम लोग करें जब हमें एनर्जी का कोई और स्रोत न समझ में आए। क्लियर? अब इधर आइए, ये बहुत सेफ एनर्जी है, कहीं कोई रिस्क है ही नहीं। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल यूज होता है, बाई प्रोडक्ट में हीलियम क्रिएट होता है। ना हाइड्रोजन नुकसानदेह है, ना हीलियम नुकसानदेह है, कहीं कोई रेडिएशन नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि क्या इस पे हम लोगों के पूरा कमांड है? तो जरा सुन लें। नाभिकीय संलयन में अनियंत्रित दशा वाला हमें आता है। हाँ, मनुष्य विनाशक कार्य पहले सीख लेता है, तो अनियंत्रित वाली चीजें हमें आती हैं और इसका प्रयोग करके हम बनाते हैं हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम क्या होता है बेटा? ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। संलयन पे आधारित होता है, विखंडन पे नहीं। किस पे आधारित होता है बेटा? संलयन पे आधारित। तो अनियंत्रित वाला तो हमें आता है, और टिल टू डेट, आज की डेट तक, 21वीं सदी में आज की तारीख तक, हम मनुष्यों को नियंत्रित दशाओं में नाभ की संलयन नहीं आता। क्लियर है? और जिस दिन नियंत्रित दशा में नाभ की संलयन करना हमें आ जाए, उस दिन धरती पे ऊर्जा की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल हाइड्रोजन के रूप में प्रयोग करना है, हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, सेफ एनर्जी है, शहर के बीचों बीच हम रिएक्टर बना सकते हैं, कहीं कोई रिस्क नहीं होगा। बड़ी मजेदार बात है कि हम मनुष्यों को टिल टू डेट इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को इसकी जानकारी है। और सुन के आप हैरत में पड़ेंगे, जितने तारे हैं बेटा, जितने स्टार हैं, वो संलयन पे आधारित एक रिएक्टर ही तो है। वो एक नाभिकीय रिएक्टर जैसे हैं बेटा, लेकिन वो रिएक्टर किस पे आधारित है? संलयन पे आधारित है, फ्यूजन पे आधारित है। फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है, बदले में आपको अपार ऊर्जा दी जा रही है, और ये चारों तरफ अपनी ऊर्जा को फैला रहे हैं। और सेफ एनर्जी है साहब, सूर्य की ऊर्जा धरती तक आ रही है, बहुत सुरक्षित ऊर्जा है। तो ये हमें नहीं आता, इसकी कोशिश हम लोगों ने बहुत किया। कभी साइंस वाइंस पे बात करूंगा तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बेटा, जिसको हम लोग कहते थे ITER, इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। बहुत ढेर सारे देश इकट्ठे होके, यूरोपीय एजेंसियों के या यूरोपीय संगठनों के नेतृत्व में हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया। काम अभी भी अधूरा है, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सब बताने का क्या उद्देश्य है बेटा, उसको समझिए कि उद्देश्य यह है कि हम लोग तारे के निर्माण को समझें।
अब क्योंकि हमारा सरोकार है संलयन बेटा, इसलिए थोड़ा सा संलयन पे फोकस करेंगे। नाभिकीय संलयन कराने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता होती है? नाभिकीय संलयन के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो हाइड्रोजन गैस जो यूनिवर्स में भरी पड़ी है, कहीं कोई कमी नहीं। दूसरी बेटा हाई टेम्परेचर। अब इसकी समस्या है, धरती पे हम मनुष्य इसको कैसे टैकल कर लेते हैं? तो हाइड्रोजन गैस तो हमारे पास ही है। इतना हाई टेम्परेचर, एक बच्चा पूछता है कि सर कितना हाई टेम्परेचर, तो जरा सुन लें, 10⁸ से 10⁹ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, और ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आप सेल्सियस कह सकते हो अगर आपको परेशानी है तो, 273 का ही डिफरेंस आएगा। क्लियर है बेटा? इतना हाई टेम्परेचर चाहिए, और इतना हाई टेम्परेचर धरती पे प्रोड्यूस कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो हम कैसे हाइड्रोजन बम बना लेते हैं? तो हाइड्रोजन बम बनाने की अनिवार्य शर्त है कि आपके पास परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बम को ट्रिगर करने के लिए, दागने के लिए एक परमाणु बम को दागा जाता है। ट्रिगर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिगर समझते हैं ना, बंदूक का जैसा ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका बेटा? परमाणु बम का। तो उसको दागते हैं, लो यील्ड का, इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तब संलयन शुरू होता है। अब एक समस्या है कि अभी मैंने बोला कि हर तारा संलयन पे आधारित एक रिएक्टर ही है जो नियंत्रित दशाओं में संलयन हो रहा है। तारे का साइज बिल्कुल नहीं बदल रही है। एक बात मुझे बताइए, क्या तारे में संलयन प्रारंभ करने के लिए वहां जाके परमाणु बम दागा गया, ट्रिगर किया गया? नहीं ना। फिर उतनी हाई एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी? बस इसी पहेली को समझना है बेटा, तारों का निर्माण तो हो ही जाएगा। क्लियर? और ये पहेली थोड़ी सी जटिल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि किसी भी तारे में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है बेटा? ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है, अर्थात वो एक तरह का रिएक्टर ही है। और नेचर ने ऐसे मिलियंस ऑफ रिएक्टर बना के छोड़ दिया, और हम एक नहीं बना पा रहे, है ना? और दावे बहुत करते हैं कि हम लोग तो कहाँ पहुंच गए, ये जान गए, वो जान गए, कुछ नहीं जान पाए। अभी अमेजन तो जान ही नहीं पाए ढंग से, अमेजोनिया में जा ही नहीं पाए ढंग से। बड़ी मुश्किल से चंद्रमा तक पहुंच पाए, जो लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और ब्रह्मांड, जहां आपके पड़ोस की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे हाल चाल लेने। तो बहुत यूज है बेटा ब्रह्मांड। तो अभी बहुत दूर जाना है हम मनुष्यों को, तो थोड़ा सा इसको देख लें बेटा। तारे का निर्माण आज हम लोग करा देते हैं, तारे की मौत कल करा देंगे, है ना? हाँ, निर्माण होगा और तारे का समापन भी होगा, तो दोनों समझना है। पहले तो ये गंभीर समस्या है कि आखिरकार तारे का निर्माण कैसे हो जाता है, यानी वो रिएक्टर कैसे एक्टिवेट हो जाता है। तो मैंने अभी कहा ना बेटा, दो चीजों की आवश्यकता है, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी। तो एक चीज तो वहां पे उपलब्ध है, क्या? हाइड्रोजन गैस। अरे अभी आपने सुना कि सारी आकाशगंगाएं हाइड्रोजन गैस से बनी है। अच्छा, किसी तारे का एक कंपोजिशन बेटा थोड़ा देख लो, तो फिर हम आगे बात करते हैं। किसी भी एवरेज स्टार में 70% अकेले हाइड्रोजन गैस होती है। तो चलो, हाइड्रोजन गैस का रिश्ता दिख रहा है, यानी फ्यूल उसके पास ठीक ठाक है। 28% के आसपास किसी तारे में हीलियम, 1.5% किसी तारे में कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन, और 0.5% किसी तारे में आयरन ग्रुप के हैवी मेटल्स यानी लौह तत्व विद्यमान होते हैं। तो ये 70% क्या है किसी तारे में? हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? हीलियम। ये दोनों गैस ही है ना, और ये भी गैस है। तो एक बात तो समझ में आ रही कि ऑलमोस्ट जितने भी तारे होते हैं वो सिर्फ गैस के एक विशाल पुंज हैं, एक बॉल है गैस का, जिसके अंदर से ऊर्जा निकल रही है निरंतर। और हो क्या रहा है उसके अंदर बेटा? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और अपार ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है। तो नेचर ने आपको गिफ्ट कर दिया ऊर्जा का एक स्रोत,
एक रिएक्टर के रूप में। ये रिएक्टर कैसे बना, यानी तारे कैसे बने, थोड़ा सा इसको समझना है बेटा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पंप से साइकिल में हवा भरा है कभी? नहीं, आजकल तो बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, साइकिल का नाम सुनते ही बिदक जाते हैं, उनको बाइक वाइक चाहिए होती है। लेकिन पंप से कभी आपने साइकिल में अगर हवा भरा हो या उसका एक्सपीरियंस कभी महसूस किया हो तो वो मैं बता रहा हूं आपको। पंप से जैसे हवा भरते हैं आप देर तक, पंप की बैरल गर्म हो जाती है। और आजकल मार्केट में चाइनीज वाला पंप है जिससे कारबार में भी हवा भरी जा सकती है, वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। कभी देखिएगा बैरल छू के, तो उसकी बैरल क्यों गर्म हो जाती है? ये थोड़ा जनरल साइंस का भी मामला है बेटा, और तारे से भी इसका रिश्ता है। जब हम किसी पंप में हवा भरते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं पंप की बैरल छू के देखें थोड़ी गर्म हो जाती है। कई बार मैंने क्लास में बच्चों से जानने की कोशिश की तो बच्चों ने बताया कि सर वो बार बार जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे गर्म हो जाता है। नहीं बेटा, गलत है आप। वो गर्म इसलिए होता है कि हम गैसों को बहुत तेजी से कंप्रेस करते हैं। उसके अंदर की जो एयर है उसको जब हम पंप दबाते हैं तो तेजी से कंप्रेस होती है, तो उसके अंदर की सारी हीट एक जगह पैक होने लगती है। अब देखो धीरे धीरे साइंस जटिल होने लगेगा, मैं साइंस से बचना चाह रहा हूं, गंभीर चीजें आपके सामने ना आए जिससे आप घबराएं। कभी आपने पढ़ा है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज? नहीं पढ़ा है तो कुछ उसी तरह का टेम्परेचर चेंज है, यानी बिना ताप के आदान प्रदान से ही तापमान बढ़ जाना। तो कोई टेम्परेचर उस पंप के अंदर के वायु को हमने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर रेज हुआ कि गैसों को हमने तेजी से कंप्रेस किया और जिसके कारण उनका टेम्परेचर बढ़ा, और वो टेम्परेचर ट्रांसफर कर दी किसको? बैरल को। एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये बताने का अभिप्राय है कि गैसें जब कंप्रेस होती हैं, जब उनको दबाया जाता है तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर है? चाहे वो पंप में दबाइए, चाहे आप किसी और डिवाइस में दबाइए, अगर गैस कंप्रेस हुई तो उसका टेम्परेचर बढ़ना ही है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब फिर चलिए अंतरिक्ष में। कभी अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं, कभी धरती पे ला रहे हैं, चलो भाई ये सब चलेगा। अब अंतरिक्ष में हम फिर चलते हैं। हाइड्रोजन गैस है। मैंने कहा कि यूनिवर्स बहुत शीतल है, तब जबकि अरबों खरबों सूरज अपनी गर्मी निरंतर यहां दे रहे हैं, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैंने जवाब बताया कि जितनी गति से इसमें ऊर्जा भरी जा रही है उससे तेज गति से हमारे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। कमरा कैसे गर्म होगा साहब? हीटर आप इसमें जलाए हैं और कमरे की दीवारें दूर भागती चली जा रही हैं, कमरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब थोड़ा फिर अंतरिक्ष में चल के बेटा समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन गैस है। अभी एक नाम मैंने लिया, निहारिका। निहारिका क्या है? हाइड्रोजन गैस के घने बादल, डेंस क्लाउड। बोले बेटा, जिसके अंदर तारों का निर्माण होता है, तो घने बादल हैं, डेंस क्लाउड हैं, क्लस्टर हैं हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बड़ी हल्की गैस होती है, लेकिन उसका द्रव्यमान शून्य तो नहीं होता, जीरो तो नहीं होता। अब मामला कहां से बनता है बेटा, वो थोड़ा समझ लें। एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला भी आपने कभी पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। यानी उन्होंने ये बताया कि दो पिंडों के बीच में, दो बॉडी के बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अगर इनका मास m1 और m2 हो और इनके बीच की दूरी r हो तो ये फार्मूला जस्टिफाई करता है। अब इसको अगर ध्यान से देखें बेटा तो कुछ चीजें समझ सकते हैं। जो फोर्स है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर द्रव्यमान बड़ा हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा, दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इनके बीच की दूरी अगर ज्यादा हुई तो फोर्स कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और दूरी अगर घटी तो बल बढ़ जाएगा, यही बताया न्यूटन ने। और ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, 12 गुरुत्वीय नियतांक है। तो थोड़ा सा बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं तारों को समझाने के लिए कहां कहां घूमना पड़ रहा है। परमाणु बम खोज रहे हैं, हाइड्रोजन बम ढूंढ रहे हैं, पंप ढूंढ रहे हैं, तो दुनिया भर की चीजें। तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको समझें। अब क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस है बेटा, द्रव्यमान बहुत कम है,
डेफिनेटली, लेकिन मास जीरो तो नहीं है ना बेटा, और वहां बहुत बिग क्लस्टर में है। आपको पता नहीं कि आपका सन कितना बड़ा है, आपके पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99.9% मास अकेले सूर्य के पास है। 0.1% जो मास है ना बेटा, इसी मास में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये वो अवांतर ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छर तारे सब हैं। बस आप अंदाजा लगा लें कि किसी तारे में कितनी हाइड्रोजन गैस होती होगी। तो ये जो क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस हम कह रहे हैं, इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा बेटा, ये ह्यूज क्लस्टर है। तो कहते हैं कि एक का मास भले ना हो, लेकिन क्लस्टर का मास तो जरूर होगा, और ये मास अपने सेंटर पॉइंट की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जब क्रिएट होता है ना, तो ये गैस थोड़ा सा और संकुचित होती है, और संकुचित होती तो बीच की दूरी घट गई, और दूरी घटी तो बल थोड़ा सा और बढ़ गया, द्रव्यमान तो नहीं बदल रहा है। अब ये प्रक्रिया तो चल पड़ती, यानी अब खेल खेलता है कौन बेटा? ग्रेविटेशन। और ये इनको और कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करता है, दूरी घटती जाती है, फोर्स बढ़ता जाता है, और इनको कंप्रेस करते 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 एक बॉल की शक्ल में ले ही आता है। लेकिन अभी तारे का जन्म नहीं हुआ है, अभी उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं शुरू हुआ है, नाभिक संलयन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन एक बॉल जैसी संरचना क्रिएट हो गई है। और ग्रेविटेशन बड़ा ढीठ, अपना काम रोकता ही नहीं, क्योंकि दूरी घट रही है ना बेटा, तो फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि कंप्रेशन इतना ज्यादा होते 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 उसके कोर में अब गैसें कंप्रेस हो रही है, उनका टेम्परेचर रेज हो रहा है, और गुरुत्वाकर्षण इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है, और वो अपना काम बदस्तूर जारी है। और धीरे 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 उसके कोर में इतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, 10⁸ और 10⁻10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन के रेंज का टेम्परेचर जब क्रिएट हो जाता है, तो बस शुरू हो जाता है उसके अंदर नाभिकीय संलयन। दो फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही शुरू होता है, वो पूरे तारे को विस्फोट से उड़ा देना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, और ग्रेविटेशन उसको थामे रखता है, खींचे रखता है, और दोनों ही फोर्स आ जाते हैं संतुलन में, और एक तारे का जन्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? और बड़ी मजेदार बात यह है, ये दोनों बलों में संघर्ष चल रहा होता है। ग्रेविटेशन उसको और संकुचित करना चाहता है, अंदर जो नाभिकीय संलयन होता है वो तारे को विस्फोट करके उड़ा देना चाहता है। दोनों बल संतुलन में बने रहते हैं, और तारा अपनी साइज को मेंटेन किए रहता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण होता बड़ा ढीठ है बेटा, वो धैर्य से इंतजार करता है कि अंदर जो संलयन हो रहा है वो कब तक चलेगी। आप ही बताइए ना, तारे का निर्माण हो गया है, बॉल बन चुकी है, हाइड्रोजन गैस बहुत उसके पास है, मैं सहमत हूं, अनंत तो नहीं ना है बेटा, इनफाइनाइट तो नहीं ना है। और जैसे नाभिकीय संलयन शुरू होता है, हर क्षण हर पल करोड़ों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, तब वो फ्यूल तो खत्म हो रहा है ना। आपकी गाड़ी की टंकी चाहे जितनी बड़ी है, आपने टंकी फुल करा ली और गाड़ी चलाओगे तो टंकी तो खाली होगी ही होगी। क्लियर है? अब होता यह है कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, ग्रेविटेशन उसको थामे हुए है, और धीरे 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 उसके अंदर के हाइड्रोजन गैस समाप्त हो रही है। करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया है बेटा, लेकिन एक दिन तो आता ही है जिसमें उसकी सारी हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है। अब गुरुत्वाकर्षण को रोकने वाला कोई नहीं होता, और कंप्रेशन स्टार्ट होता है, संकुचन फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण का राज है अकेले, और तारे में इतना भीषण कंप्रेशन होता है कि तारे में एक विस्फोट हो जाता है, जिस विस्फोट को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? सुपरनोवा। और जैसे विस्फोट होता है, बस ये समझ लो सुपरनोवा माने अंतिम संस्कार, तारा समाप्त हुआ, तारा मर गया। अब मरने के बाद क्या हुआ, इसमें भी बवाल है। तो मरने के बाद बहुत बवाल है, और इस बवाल का निस्तारण बहुत गर्व होता है बेटा पढ़ाते समय। सबसे पहले इस दिशा में प्रयास एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया, यश चंद्रशेखर ने, और मुझे लगता है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और उन्होंने यही बताया कि मरने के बाद किसी तारे का क्या होगा।
क्लियर है बेटा? तो कुछ होगा मरने के बाद भी, और मरने के बाद वाला कंपटीशन में हम लोग के जीने के लिए बड़ा जरूरी है, बार बार पूछता है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है? लेकिन आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा?